अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेक्शन सी का पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें हमें वैन डेर वाल इक्वेशन बतानी है फॉर द रियल गैसेस बाय करेक्टिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर। फिर हाइब्रिडाइजेशन है और फिर जो 3 है वो सॉल्व करेंगे। अब वैन डेर वाल इक्वेशन है, तो एक साइंटिस्ट से जिन्होंने ये वैन डेर वाल दी थी, ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है बाय करेक्शन इन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर प्रेशर। नॉन आइडियल गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है एज कम्पेयर टू रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये जो थ्योरी थी रिगार्डिंग दी वॉल्यूम्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स के मॉडिफाई कर सकें पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पोस्टुलेट्स आपने पढ़े होंगे, उसमें उन्होंने कहा था कि नेग्लिजिबल होता है, वॉल्यूम होता है लेकिन स्मॉल होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है। तो ये करेक्शन ऑफ वॉल्यूम करके दिया हुआ है। करेक्शन ऑफ वॉल्यूम ये था कि जब भी हम किसी गैस कंटेनर पे प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब भी हम जितना कॉन्टिन्यूस इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर में तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि एक फर्दर पॉइंट एक ऐसा आएगा जिसमें वो आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्लोज नहीं हो रहे, कंप्रेस नहीं हो रहे, तो हम ये कहेंगे कि रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो चुकी है, एक दूसरे को रिपल्स कर रही है, रिपल कर रही है। ये इंडिकेट करती है कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, लेकिन ये बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है। लेकिन क्या होता है कि नेग्लिजिबल नहीं होता, ये नहीं होता कि है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये जो डेफिनाइट वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल्स का, इसको देखते हुए व्हेन ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, लाइक क्या हुआ, इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वी वेसल माइनस एन बी। जो V वेसल है, जो V है वो फ्री वॉल्यूम है, V वेसल है वॉल्यूम ऑफ द वेसल है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि N होता है नंबर ऑफ मोल्स। जो यहाँ B है ना, वो होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल पर मोल, लाइक हाई कंप्रेसिबल जो गैसियस एटम होता है, ये थ्योरेटिकल वॉल्यूम होता है, आप ये भी बोल सकते हैं। और ये जो ये B है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल में। लाइक क्या होगा कि नोट कर सकते हैं ये एक्चुअल वॉल्यूम गैस का नहीं होता, ये एज्यूम करते हैं, 4 टाइम्स एज्यूम करते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। हम ये कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू 4V मॉलिक्यूल, लाइक V मॉलिक्यूल एक एक्चुअल वॉल्यूम है और जो B है वो एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, वो एज्यूम करेंगे कि 4 टाइम्स है देन द एक्चुअल वॉल्यूम। क्वेश्चन ऑफ प्रेशर है, सो वैन डेर वाल ने ये भी करेक्ट किया था, प्रेशर जो प्रोड्यूस होता है ना मॉलिक्यूल्स ऑफ द रियल गैसेस से, लाइक इन्होंने ये कहा था कि जो प्रेशर होता है रियल गैस का वो इक्वल नहीं होता है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के। लाइक आइडियल गैसेस जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है। तो ये ऑब्जर्व किया था आपने, देखा होगा ना, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉयज लॉ को ही देखें तो उसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है कि जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन में जब आइडियल गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो इसका ये मतलब है कि इनका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो रियल गैसेस का लेस देन होता है आइडियल गैसेस से। सेंट्रल मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैसेस आल्सो अट्रैक्टेड इक्वली टू ऑल साइड्स। लाइक क्या होता है कि ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स को, कोलाइड करते हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, देयरफॉर एक इनवर्ट पुल एक्ट होता है कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स में जो रिड्यूस कर देता है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसलिए हम ये कहते हैं, दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जो प्रेशर ऑफ रियल गैस है वो रिड्यूस हो जाती है, पी रियल इज इक्वल टू पी आई माइनस पी आर। अब क्या है, आपकी बुक में ना पूरा एक फिगर भी दिया हुआ है, जो स्ट्राइक करते हैं वॉल से तो वो आइडियल गैसेस से कम हो जाती हैं, इस ऐसे। तो ये लॉन्ग है इसलिए जल्दी जल्दी बस हम जो लिखा हुआ है वो पढ़ा देते हैं। अब यहाँ स्टैंड्स है, तो पी आर स्टैंड करता है प्रेशर ऑफ रियल गैसेस और पी आई स्टैंड करता है इज द प्रेशर ऑफ द आइडियल गैसेस, और पी आर इज द रिड्यूस्ड प्रेशर ड्यू टू इनवर्ट पुल। अकॉर्डिंग टू वैन डेर वाल इक्वेशन, रिड्यूस्ड है वो डिफाइन करता है एज द रिड्यूस्ड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच आर इन्वॉल्व इन द इनवर्ट पुल। लाइक अगर आप देखें पी रियल है और इज इक्वल टू पी आई माइनस पी आर है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पी आई इज इक्वल टू पी, जिसको हम प्री रियल कह रहे हैं या फिर आपकी बुक में पी भी कहा गया है इसको, और पी प्लस एल कह सकते हैं। तो ये कि प्रेशर जो ड्रॉप हुआ है ना बैकवर्ड पुल ऑफ द स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल्स, वो डिपेंड करता है पार्टिकल ए और बी पर यूनिट वॉल्यूम में। तो हम ये कहते हैं कि एन कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स है, और वी है। तो ये आगे जाके जो इक्वेशन बनती है ना वो ये बनती है ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। अब यहाँ के ये है कि सब्सटीट्यूट जब करेंगे वैल्यू को इन अबव इक्वेशन, तो पी रियल बन जाएगी पी आई माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की प्रोपोर्शनलिटी हटी है ना, तो ए आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ए माइनस आ जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, जिसको हमने कहा था कि पी आई इक्वल होता है पी प्लस पी आर के या फिर पी एल के।
तो ये जब भी वैल्यू का आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी प्रेशर की, और वी की वैल्यू वी माइनस एन बी था, तो करेक्ट करा था। तो प्रेशर की जब आपने आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में जब इक्वेशन को जब आप पुट करेंगे, जब आप उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एन इज इक्वल टू 1 लेंगे, और एन जब 1 लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये वेंडरवॉल इक्वेशन थी। ए एंड बी वेंडरवॉल इक्वेशन है, लाइक ये कॉन्स्टेंट होते हैं, आपको ये वैल्यूज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉमन रियल गैसेस की वैल्यूज़ होती हैं, आपकी बुक में पूरा एक चार्ट भी बना हुआ है, तो वो आप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो देंगे आपको हमेशा से। बस ये है कि आप यूनिट ज़रूर याद कर लिएगा। ए का होता है ATM DM6 पर मोल स्क्वायर, और जो बी होता है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस, और इसका यूनिट होता है DM3 पर मोल। सो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। नंबर 4 का बी है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होती है मिक्सिंग होती है टू डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स की टू फॉर्म ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप और सेम एनर्जी। उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लाइक डिफरेंट एनर्जी है, डिफरेंट ऑर्बिटल है, और वो फिर आगे फॉर्म करते हैं कोई भी ऑर्बिट जिसकी सेम एनर्जी होती है, सेम शेप होती है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड हो गया। रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स को कहते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। आपको इसमें बताने थे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बतानी है CH4 में, मीथेन में। CH4 लाइक आप अगर हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो C6 होता है और 12 होता है, तो एटॉमिक इसका नंबर 6 है। आपकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6। 2p हमने ग्राउंड स्टेट की लिखी थी। अब जब एक्साइटिंग स्टेट की लिखेंगे तो वो फिर px py और pz में हो जाएगा। ये एक्साइटिंग स्टेट में थी। एक्साइटिंग स्टेट में ये कि इसको तो आप 1 स्क्वायर को तो आप छेड़ते नहीं है, 2x स्क्वायर 2p है, आगे फर्दर डिवाइड होगा px py और pz में। px और py pz में ये होता है कि आप फर्दर इसको करेंगे, px को 1 देंगे। स्पिन क्वांटम नंबर अगर आपने पढ़ा हो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो ये होता है कि px py और pz में तीनों को सेम देते हैं, क्लॉकवाइज दे रहे हैं तो तीनों को देंगे। हाँ, अगर यहाँ पे एक ही होता, तो फिर हम इसको नहीं देते। इसका मतलब पी जेड के पास कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 2x2 है, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, और ये फर्दर आगे डिवाइड होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर हम अभी देखेंगे CH4 है, CH4 में आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है फॉर्मूला वगैरह करके। तो ये है कि CH4 है, इसका ही मतलब है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहाइड्रल होता है, इसका एंगल 109.5 होता है। सबके एंगल कांस्टेंट होते हैं, आपको वो याद करने पड़ेंगे। ये MCQs में ज़रूर आते हैं, कोई MCQ ज़रूर आएगा ऐसा। सो ये हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन में कार्बन एटम सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम वो होता है जो सबसे कम होता है। लाइक एटम इसमें सबसे कम कौन सा है? कार्बन है, और हाइड्रोजन तो 4 है। तो ये अंडर हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो प्रोड्यूस करेंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज लाइक टेट्राहेड्रली। बॉन्ड एंगल होगा बिटवीन 2 एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल 109.5, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल्स है। कार्बन मतलब क्या होगा कि ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन ओवरलैप करेंगे विद 1 s ऑर्बिटल ऑफ h हाइड्रोजन एटम, और फिर 4 हाइड्रोजन एटम लिंक करेंगे कार्बन से और फॉर्म करेंगे एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। ये इसका एंगल है कार्बन और हाइड्रोजन। और यहाँ पे ये होता है कार्बन ये आपने बनाया, अब यहाँ पे आप इसके 3 ऑर्बिटल्स बना देंगे। अब ये ऑर्बिटल्स आगे फर्दर ओवरलैप करेंगे 1s। हाइड्रोजन में कितना होता है? 1s होता है, तो 1s ऑर्बिटल से करेंगे तो ये एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। इसको हम इथीन कहते हैं, C2H4 कहते हैं। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल वही होगी। आपके पास आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ये sp2 होते हैं, ये ट्राइगोनल होते हैं, इनका एंगल 120 होता है। जबकि अगर हम बात करें इथाइन की तो उसका फिर 180 होता है, वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ही कार्बन 6 का करके बताया कि एथिलीन मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम सेंट्रल एटम होते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसकी जो प्रोड्यूस करते हैं 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लाइक क्या होता है कि ईच कार्बन एटम शेयर होता है, मतलब ओवरलैप करता है 1s ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, और वो फॉर्म करता है एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ डिफरेंस में। रिमेनिंग sp जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है वो कोप्लानर होता है। लाइक मैं आपको इससे दिखाती हूँ। याद भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको पता होगा। यहाँ पे 2 कार्बन आ गए, तो इथाइन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ये होता है कि यहाँ पे 2 कार्बन के बिटवीन 2 बॉन्ड होते हैं, और फिर 2 हाइड्रोजन सराउंड कर रहे होते हैं, क्योंकि 4 है, C2H4 है। तो इसमें आपको पता है कि कार्बन फिर आगे जो ओवरलैप करेगा वो 2 हाइड्रोजन एटम से करेगा, क्योंकि एक में कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये ऐसे बनता है, फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई होता है। ये देखें, क्योंकि अगर एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में आपने पढ़ा होगा कि एक बॉन्ड के बाद नीचे जितने भी बॉन्ड होते हैं वो पाई होते हैं। तो यहाँ पे पाई है। इथाइन में अगर हम बात करें तो वो फिर कितने होते हैं? 2 पाई बॉन्ड होते हैं।
तो ये ज्योमेट्री है, ये पैरेलल ओवरलैप होता है, रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड और थस एथिलीन मॉलिक्यूल्स के पास पाई सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। अब है एथिलीन। सो एथिलीन भी वैसे ही होता है, इसमें C2H2 इसका फॉर्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp होती है, ज्योमेट्री लिनियर होती है, एंगल 180 होता है। इथाइन जिसको हम एसिटाइलिन कहते हैं, C2H2 कार्बन एटम सेंट्रल एटम होता है और ये अंडरगो जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन में, जो प्रोड्यूस करते हैं 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 CH सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं ड्यू टू sp और s ओवरलैप। लाइक हाइड्रोजन का क्या है, s है और c का क्या है, sps है। ये ऐसे बनता है, आप C2H2 है ना, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, आप कहीं भी यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन हो जाता है और C2H2 इसका फॉर्मूला होता है। ये है तो 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं, 2 सेंट्रल एटम कंसिस्ट करते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं ड्यू टू sp ओवरलैप। लाइक सिग्मा बॉन्ड है तो ये कार्बन कार्बन sp ओवरलैप है, तो थर्स पाई बॉन्ड फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ पैरेलल ओवरलैपिंग बिटवीन द अनहाइब्रिडाइज्ड 2p एंड 2pz ऑर्बिटल्स ऑफ 2 कार्बन एटम में pz py px है। सो ये दैट्स वाई ये pz और py की जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है उसके जरिए ही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अगर आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को देखेंगे तो जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हमने अभी पढ़ी थी मीथेन में, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो वो फिर pz और py ओवरलैपिंग होती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है लेकिन ये लॉन्ग है और फिर बहुत बड़ी वीडियोस हो जाती हैं, एडिटिंग वगैरह बहुत मुश्किल से होती है, तो दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का C है, 1 mole PCl5 was introduced into a 1dm3 empty vessel and heated at 250 Celsius till the equilibrium was established. Calculate Kc and Kp for the reaction if 0.2 mole Cl2 and 0.2 mole PCl3 were present at equilibrium state। आपको इक्वेशन भी दी हुई है और आपको क्या निकालना है, Kc और Kp कैलकुलेट करना है। ये डेटा है ना, मोल ऑफ PCl5 कितना है, 1 है, 1 मोल हो गया, वॉल्यूम 1dm3 दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको 250 सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में करना है, 273 को प्लस करेंगे 523 केल्विन बन गया। मोल ऑफ Cl2 0.2 मोल है, मोल ऑफ PCl5 भी 0.2 है, R कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 मोल, इसकी वैल्यू होती है atm dm3 पर मोल केल्विन। Kc और Kp आपको कैलकुलेट करना है, PCl5 PCl2 PCl है, लाइक क्या होगा कि इसका 1 मोल था तो यहाँ पे 0 और 0 था, 1 माइनस एक्स करेंगे, लाइक एक्स और एक्स वैल्यू यहाँ पे 0.2 और 0.2 है, तो इसका मतलब है कि 1 मोल से हम 0.2 को माइनस करेंगे, आपके पास 0.8 आ जाएगा, 0.2 और 0.2। अब Kc कैलकुलेट करना है, Kc आपको पता है कि Kc कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट और अपॉन रिएक्टेंट इसका फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट आपके पास PCl2 PCl3 है, प्रोडक्ट आप लिखेंगे, रिएक्टेंट आपके पास PCl5 है, PCl5 की वैल्यू लिखें 0.8 0.04 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.05 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसका यूनिट होता है बट वो आपको निकालना होता है, लाइक आप क्या करेंगे, इसका कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट है, तो मोल पर DM3 से कट जाएगा, तो इसका ये जो फॉर्मूला होगा वो मोल पर DM3 होगा। वैसे हम ये लिखते नहीं है, हाँ ये क्योंकि डिपेंड करता है इक्वेशन पे। अब यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा वो मोल पर DM3 होगा, ज़रूर लिखना है आपको, ये गलती नहीं करनी है वरना नंबर कट जाएंगे। ये वैसे हम नहीं लिखते क्योंकि ये इक्वेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको निकालना है मोल पर DM3 से एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कट जाएगा तो एक बचा, अब वो उसका जो यूनिट है वो मोल पर DM3 है, आपके पास यूनिट आ जाएगा। Kp निकालना है, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N होता है, डेल्टा N होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर आप N2 माइनस N1 करके भी नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन माइनस रिएक्टेंट, लाइक प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का ये मतलब है कि प्रोडक्ट आपके पास कितने हैं 2 है और रिएक्टेंट आपके पास कितने हैं 1 है, तो आपके पास कितना आ गया, डेल्टा N माइनस आ गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1। अब क्या है, डेल्टा एन को आप 1 यहाँ पावर दे देंगे, आर टी आपके पास 523 है, आर कांस्टेंट होता है 0.0821 atm dm3 पर मोल केल्विन, 0.05 Kc की वैल्यू आ चुकी है, इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास Kp आ गया और Kp जो प्रेशर है उसका यूनिट होता है atm। सो दैट्स इट। क्वेश्चन 3 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, क्वेश्चन 4 अल्हम्दुलिल्लाह अभी ओ है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।